हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं एक संविधान से ही रिलेटेड आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कोई भी एक व्यक्ति 2 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है? तो जी हाँ, कोई भी एक व्यक्ति 2 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सदन में एक ही पद पर रहेगा, ऐसा हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है। आइए बात को समझते हैं क्या है पूरी कंप्लीट बातें यह है कि आपका खबर या आपका क्वेश्चन या मन में डाउट आपके क्या है, एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। तो आपको यह ध्यान देना है, कोई भी एक व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपका क्या है, अभी आपकी 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन है चल रहा है, वर्तमान में चल रहे हैं। आइए बात को समझते हैं कि क्या है मैटर पूरा। यहाँ पे एक क्षेत्र आपका है क्या, वायनाड आपका क्या है, लोकसभा का क्षेत्र है। इसी तरीके से बात करेंगे, एक है आपका क्या, रायबरेली, एक आपका क्या है लोकसभा क्षेत्र है। तो राहुल गांधी जी वायनाड से भी नामांकन किए हैं और रायबरेली से। इसका मतलब है कि ऐसा कोई प्रावधान तो होगा जिस आधार पर राहुल गांधी जी वायनाड से भी नामांकन किए हैं और रायबरेली से भी। तो कोई भी एक व्यक्ति 2 लोकसभा से सीटों से नामांकन कर सकता है। आगे बात को समझना क्या है, मान लीजिए राहुल गांधी जी यहाँ पर भी चुनाव जीत जाते हैं, वायनाड से भी और रायबरेली से। तो क्या राहुल गांधी जी यहाँ पर भी सांसद के पद पे रहेंगे, यहाँ पर भी? क्या डबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे अपनी स्वेच्छा से एक सीट खाली करना पड़ेगा। मतलब राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि हम वायनाड से संसद के सदस्य रहेंगे या रायबरेली से, दोनों में से कोई एक। यदि ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो दोनों पद को रिक्त माना जाता है। क्लियर हुई बातें या नहीं? आगे बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए वायनाड से राहुल गांधी जी चुनाव जीते, रायबरेली से भी जीते, और एक जगह का जो पद है राहुल गांधी जी ने क्या कर दिया, रिक्त कर दिया, खाली कर दिया। इसका मतलब है कि वायनाड लोकसभा का जो सीट है, यह सीट खाली हुई। तो अब मेरे दोस्त इस सीट पर क्या होंगे, उपचुनाव होंगे। क्या होंगे? उपचुनाव होंगे। यह इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए इसी बात को समझते हैं कि क्या यह चीज़ें कहाँ पर मेंशन है, इसी को समझते हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जा सकता है, लेकिन चुने जाने के पश्चात उसे यह बताना पड़ेगा कि हम स्वेच्छा से किस सीट पर रहेंगे। मतलब स्वेच्छा से उसे एक सीट खाली करना पड़ेगा, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी या दोनों सीटें रिक्त कर दी जाएंगी। क्लियर हुई बातें? आइए बात को समझते हैं कि यह प्रावधान कहाँ पर है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 क्या कहती है? 1951 की धारा 33 यह कहती है, एक व्यक्ति 2 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। पहले लिखी क्या कह रहा है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कहने का मतलब धारा 33 यह बताती है कोई एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पहले यह व्यवस्था नहीं थी। पहले व्यवस्था क्या थी कि कोई भी व्यक्ति कई सीटों से चुनाव लड़ते थे। लेकिन 1996 में एक अमेंडमेंट हुआ, एक संशोधन हुआ, और इस संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया, इस संशोधन के माध्यम से यह बताया गया कि अब कोई भी एक व्यक्ति 2 सीट से ज़्यादा पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्लियर हुई बातें? आइए अब समझते हैं धारा 70। देखिए धारा 70 की बात करते हैं तो धारा 70 में क्या बताया गया है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 70 है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी उम्मीदवार एक समय में एक ही सीट पर क्या रह सकता है। इसका मतलब भले ही राहुल गांधी जी दोनों सीटों से जीत जाएंगे सांसद के पद पर, सांसदी भले इनके पास 2 सीटों से होगी, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है, धारा 70 कहती है, व्यक्ति एक समय में एक ही सीट पर रह सकता है। क्लियर हुई बातें? आइए हम बात करते हैं लोकसभा सदस्य की योग्यता क्या होती है। तो देखिए कोई भी पद होगा तो सबसे पहली बात है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप भारत के नागरिक नहीं होंगे तब तक आपके पास कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो भारत का नागरिक होना क्या है, जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति विदेश से आए,
कोई विदेशी हो या भारत का नागरिक नहीं है, वो भी सीना टाइट करके कर रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, हम भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जी आते हैं भारत आने के पश्चात बोल दें कि हमें भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो वह तब तक नहीं लड़ सकते हैं जब तक भारत के नागरिक नहीं होंगे। यह व्यवस्था केवल और केवल भारत के नागरिक के लिए है। अगर किसी भी व्यक्ति को यदि लोकसभा का सदस्य बनना है, वह व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कहने का मतलब यह है कि यदि हम 25 वर्ष के हुए हैं तो 25 वर्ष होने के पश्चात हम लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। दूसरी बात क्या है? लाभ के पद पर। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात करेंगे या आप भारत सरकार कह सकते हैं, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लाभ के पद पर ना हो। क्लियर हुई बातें? और वह व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। कुछ इसमें अपवाद भी हैं, जैसे असम है, लक्षद्वीप है, ऐसे क्षेत्रों में वहाँ का पंजीकृत होना अनिवार्य होता है। तो आप यह समझ लीजिएगा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जा सकता है। क्लियर हुई बातें? अयोग्यता की बात करेंगे। कोई भी संसद का व्यक्ति संसद सदस्य है तो अयोग्य कब माना जाता है? पहली कंडीशन यह है यदि व्यक्ति लाभ के पद पर है। कहने का मतलब राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी भी पद पर है, ये तो लाभ का पद माना जाएगा और लाभ के पद होने के पश्चात वह अयोग्य माना जाता है। क्लियर हुई बातें? दूसरी बात समझना है, भारत का नागरिक ना हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य तब माना जाएगा जब वह किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी जी हैं, तो राहुल गांधी जी मान लीजिएगा किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए हैं, तो वो जब किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो उनकी नागरिकता भारत से समाप्त मानी जाएगी। और भारत से नागरिकता यदि समाप्त होती है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। जब नागरिक नहीं होगा तो लोकसभा सदस्य के लिए दावेदार नहीं होगा। बातें समझ में आई? दूसरी बात को समझना है, दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या होता है? दिवालिया का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ऋण लेकर भाग गए हूँ, आप ऋण लेकर के क्या हो गए हों, ऋण लेकर के आप देश छोड़ दिए हों, भाग गए हों, उसे आप दिवालिया कहते हैं। यह दिवालिया भी होते हैं तब पर भी आप अयोग्य माने जाते हैं। विकृत चित्त का मतलब क्या होता है? विकृत चित्त का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति क्या है? पागल है। क्या है? कोई व्यक्ति पागल है और ऐसा न्यायालय द्वारा सिद्ध कर दिया गया है, तब पर व्यक्ति संसद सदस्य के रूप में अयोग्य माना जाता है। तो यह संसद सदस्य की योग्यता थी और अयोग्यता का मैटर आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए कुछ बातों को समझ लेते हैं जमानत राशि के बारे में। आइए यहाँ पे समझते हैं जमानत राशि क्या होती है। जमानत राशि का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति लोकसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास या नामांकन करते समय अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास आप दस्तावेजों के साथ कुछ धनराशि जमा करनी पड़ती है, जिसे हम जमानत राशि के नाम से जानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, देखिए जमानत राशि कब जमा की जाती है? तो जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है तो लोकसभा के इलेक्शन में, चुनाव में जमानत राशि कितना देना पड़ता है? 25,000 रुपये। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस से अपना नामांकन किए, तो नामांकन के पश्चात उन्हें 25,000 रुपये की धनराशि जमा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 25,000 रुपये की धनराशि जमा करना पड़ता है। किसके पास? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। यदि कोई भी कैंडिडेट SC है और ST है तो वह धनराशि आधी हो जाती है। कहने का मतलब 12,500 रुपये। मतलब कोई भी लोकसभा का क्षेत्र है और वहाँ पे यदि कैंडिडेट SC और ST हैं तो उनकी जमानत राशि कितनी हो जाएगी? 12,500 रुपये। क्लियर हुई बातें? तो यह लोकसभा का मैटर था। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति की लोकसभा है तो लोकसभा का इलेक्शन चला है तो किसी भी व्यक्ति की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। आप प्रायः सुने होंगे किसी भी व्यक्ति की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। कब जब्त की जाती है? जैसे मान लीजिएगा कोई भी 3 कैंडिडेट हैं, ABC 3 कैंडिडेट हैं। अब देखिए प्रायः क्या होता है, जमानत राशि का प्रावधान इसलिए किया जाता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे जानते हैं कि जिनको 10, 20 या 1000 वोट मिलता है, फिर भी वो खड़े हो जाते हैं, चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं दूसरे के ऊँट को काटने के लिए। इसलिए जमानत राशि का प्रावधान इसलिए किया गया है कि उनको तो पता होगा, जो व्यक्ति चुनाव लड़ लेते हैं ऊँट काटने के, उनको तो पता है कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन उनको यह भी डर होना चाहिए कि हम यदि 1/6 वोट नहीं पाएंगे तो हमारी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो यह प्रावधान करता है यदि कोई भी व्यक्ति जितने भी उस लोकसभा क्षेत्र में जितने भी वोट पड़े हैं टोटल
का 1/6 यदि आप वोट नहीं पाते हैं तो आपकी यह 25,000 रुपये की जो जमानत राशि है यह जब्त कर ली जाती है, वापस नहीं की जाती है। क्लियर हुई बातें। यही व्यक्ति यदि SC/ST हैं तो 12,500 की बात करते हैं, 12,500 की बात करते हैं। क्लियर बातें समझ में आ रही है। यह जमानत राशि लोकसभा के मैटर पे हुई। इसी तरीके से बात करेंगे विधानसभा। अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है उसके लिए जमानत राशि कितना हो जाती है, 10,000 रुपये। और यदि व्यक्ति SC और ST कैंडिडेट है तो वह जमानत राशि कितनी हो जाती है, 5,000 रुपये हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को यह बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है और किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि का प्रावधान कितना है, तो आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, 15,000 रुपये है। और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कहने का मतलब 3 बातें समझ लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो जमानत राशि 25,000 रुपये। किसी भी व्यक्ति को विधानसभा का बनना है तो उसकी जमानत राशि कितना, 10,000 रुपये। SC/ST का 5,000 यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के लिए SC/ST OBC नहीं देखा जाता है। सभी वर्गों के लिए उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि का प्रावधान कितना है, 15,000 रुपये है। और एक बात समझ लीजिएगा, सबसे बड़ी बात है, यदि कोई भी व्यक्ति कुल वैध मत का 1/6 वोट नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, मतलब वापस नहीं की जाती है। बातें समझ में आई कि नहीं आई। आइए कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। यहाँ पे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो अक्सर विवाद में रहता है, विवाद तो नहीं रहता है, अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे हमने कहा कि उम्र का विवाद हमेशा रहता है, उम्र में क्या दिक्कतें आती हैं कि कन्फ्यूजन एक तरीके की होती है। तो हमने कहा राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये समझ लीजिएगा नंबर 1 के आदमी होते हैं। नंबर 1 का मतलब है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसी तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एक कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब इनकी पावर ज़्यादा होती है। जब पावर ज़्यादा होगी इसका मतलब इनकी उम्र भी तो ज़्यादा होगी। जिस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा होगी उसी के पास तो पावर ज़्यादा होगी। दूसरी बात को समझिएगा, यदि विधानसभा की बात करेंगे और लोकसभा की, तो विधानसभा का यदि कोई भी व्यक्ति बनना चाह रहा है या लोकसभा का, तो इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर हुई बातें। कोई भी व्यक्ति यदि विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और यहीं पर यदि कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनना चाह रहा है, पंचायत में कितनी उम्र होती है, 21 वर्ष होती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, शायद आप लोगों को यह सेशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यह कंप्लीट बातें आप लोगों को समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।